Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in this particular video मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि why UPSC. We have a lot of options. Still, mostly people choose UPSC. So what are the reason behind it? In this particular video, we're gonna share everything, every reason related with UPSC. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्यों यूपीएससी को चूज़ किया. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु चूज़ यूपीएससी एज अ करियर, बट मोस्टली पीपल लाइक मी choose UPSC as a knowledge because UPSC has a very vast syllabus and it has a very deep knowledge in every field related with your politics that provide a lot of career options and another subject as well, like you have economy, environment, history, culture, etc. So deeply I'm gonna share that why I choose UPSC. बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो यूपीएससी को एज अ करियर देखते हैं, जो पावर के रूप में यूपीएससी को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपनी जर्नी में जब वो इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इस जर्नी में वो पहले इसको एक नॉलेज के बेस पे देखते हैं और जब उनको लगने लगता है कि नाउ वी हैव इनफ नॉलेज टू बिल्ड अ सोसाइटी, टू एडमिनिस्ट्रेट अ सोसाइटी, तब वो इसमें अपने आप को रखते हैं और सोसाइटी को देखना शुरू कर देते हैं. तो इसी तरीके से कुछ मेरा फेस है. अभी मेरा कहीं से कहीं तक ये टारगेट नहीं है कि मेरे को यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, बट मेरा यही मोटिव है अभी तक जो कि जितना मैं जो पढ़ रही हूँ उसको किस तरीके से मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ, यानी जो नॉलेज मुझे इस जर्नी में मिल रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं किस तरीके से कर सकती हूँ. तो अभी मेरा पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टडी पे है, मेरी नॉलेज गेनिंग पे है. तो यूपीएससी, अगर आप लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्यों और कितना रेलेवेंट है आप लोगों के लिए, आई एम गोना शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट से जो हमारे प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. जब हम पॉलिटिकल स्फेयर की बात करते हैं तो पॉलिटी में हम लोगों को राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है जो हमें एक प्रशासनिक के रूप में देखना पड़ता है. ठीक उसी तरीके से जब हम इसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में किस तरीके से सरकार को चलाना है, गवर्नमेंट को रन करना है, क्या क्या जनता के लिए काम करना है, क्या क्या पॉलिसी मेकिंग करनी है जिसके लिए आपकी जो जेंडर इक्वालिटी है, जो आपकी पुअर और रिच के बीच में हो सकती है, जो आपकी एक मेल और फीमेल के बीच में हो सकती है, और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी है वो लेक करती है, जिस फील्ड में हमारी सोसाइटी लेक करती है उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सके. तो पॉलिटी जो आपकी राजनीति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, जो आपको एक गवर्नमेंटल फील्ड में जाने के लिए मजबूत बनाता है. सेकेंडली जब हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की, जो हमारी मिनिस्ट्री में जो हमारे इकोनॉमिक स्पेयर रहते हैं, रिकॉग्निशन रहती है किसी भी चीज़ को जज करने की और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और आपका माइंड को एक्टिव रखने की, वो आपकी इकोनॉमी में बताई जाती है, जिसमें जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहता है, अर्निंग रहता है, इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी जॉब हैं, अगर आप यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं पाते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो. थर्ड, हम जब बात करते हैं हमारी इन्वायरमेंट और कुछ ऐसे रीजंस जो हमारे पर्सनल रीजंस भी होते हैं, जैसे जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं क्या वो एटमॉस्फेयर हमारे लिए सही है, यानी वहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर ख़राब है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस निकल के आते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज के टाइम पे देखे जाते हैं, जिसमें एयर पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, बहुत सारे ऐसे रीजंस निकल के आते हैं. तो आप इन्वायरमेंट को विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से अचीव कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस सिलेबस में देखने को मिलती है जो आपका यूपीएससी का सिलेबस रहता है. फिर हम इंटरनल सोसाइटी की बात करते हैं, यानी कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है हम उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ पर चलाया जाता है, हमको अपनी फैमिली में किस तरीके से बिहेवियर रखना चाहिए, हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहती है, अर्निंग की कैपेसिटी रहती है, हमें अपने घर को किस तरीके से चलाना रहता है और हमें अपनी सोसाइटी को साथ में लेके अपनी सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना पड़ता है, ये सारी चीज़ हमें इंडियन सोसाइटी में बताई जाती हैं. ठीक उसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हमें वर्ल्ड लेवल पे अपनी कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से जियो पॉलिटिकल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कॉर्पोरेट करके चलना है जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सके. इन सेंस हम ये जो इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हम अपने फैमिली यानी हमारी जो यूनिट लेवल रहती है उसके साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सोसाइटी को भी समझ सकते हैं, एक कम्युनिटी को भी समझ सकते हैं और साथ ही हम इंटरनेशनल लेवल पर काम भी कर सकते हैं. इसके बाद हम एथिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो हमारे बिहेवियर को एक तरीके से बहुत अच्छे से चेंज करने का काम करती है. सबसे पहले तो हम अपने कॉन्फिडेंट बिल्डिंग की बात ही करते हैं. जो भी इंसान आज के टाइम पे एजुकेटेड माना जाता है वो उसके पास कॉन्फिडेंस होता है,
हम जैसे अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वो हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिकल जो चीज़ें रहती हैं वो उतना हमें डिबेट करने के लिए नॉलेज प्रोवाइड नहीं कराती हैं जितना हम जो सोसाइटी में करप्शन को देखते हुए अपनी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। अगर हमें किसी भी सेक्टर में नॉलेज है और उसके कानून, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, अगर हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं तो हम अपने लिए एक्शन ले सकते हैं और उसके लिए हम कानून से मदद भी मांग सकते हैं। अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल से रिलेट कर सकूं तो ये प्रोविज़न होता है बैंकिंग में कि 2 बजे आपका लंच टाइम रहता है, लेकिन यही प्रोविज़न नहीं होता है, बल्कि ये प्रोविज़न भी होता है कि आप कस्टमर को वेट नहीं करा सकते हो। इन सेंस जब आपका एक स्टाफ अवेलेबल नहीं रहता है तो आपको दूसरे स्टाफ में अपनी बात रखनी पड़ती है। और अगर इस तरीके की सिचुएशंस में आपको मना कर दिया जाता है तो इसके लिए आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपनी जो भी ग्रीवांसेस है उसको शेयर कर सकते हो और उसका रिड्रेसल भी ले सकते हो। फिर हम जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं या फिर बेटर गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो हम हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं हैंडल किए जाते हैं, उसकी भी मांग कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी हम जब जाते हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट की बात की जाती है और जब हम उनसे मांग करते हैं कि सिटीज़न चार्टर के तहत हमारा ये अधिकार है, हमारा ये राइट है कि हम इस चीज़ में कितना पे कर रहे हैं, इसकी जानकारी एक इंडिविजुअल को, एक कस्टमर को होना अनिवार्य होता है। जब आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी सराउंडिंग में जितनी सारी भी चीज़ें चल रही हैं तो यू आर सो मच अवेयर अबाउट इट। इसी तरीके से ये जो सिलेबस रहता है वो आपका बहुत ज़्यादा डायमेंशनल रहता है। ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने इसके बारे में बताए, जब हम हिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। हम देखते हैं स्टोन एज के बाद में मेनली जो हमारी हिस्ट्री की जाती है वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि वैदिक पीरियड के साथ की जाती है। इस टाइम पे जितनी भी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं उनको आज भी हम हेरिटेज की तरह रखते हैं और उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे इंडिया में आप प्लेसेस को विजिट करते हो तो आपको ये जानकारी रहती है कि ये किसके थ्रू बनाया गया है। एंड हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट कि आप सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हो, बल्कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो आपके दिमाग में एक आइडिया छोड़ के जाती हैं कि इस तरीके की चीज़ें मेरे द्वारा भी की जा सकती हैं अगर उनके पास इतने कम टाइम में और इतनी कम टेक्नोलॉजी के साथ किया गया। तो इसके साथ ही हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। हमारे जितने भी फोर्ट्स रहते हैं इंडिया में, जो फेमस फोर्ट रहते हैं, जैसे आपका झांसी का किला हो गया, ग्वालियर का किला हो गया, क्योंकि मैं अपने आसपास की चीज़ों को बताती हूँ तो उससे मुझे एक अवेयरनेस रहती है कि ये पर्टिकुलर आपका जो झांसी रहता है वो 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बताता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करता है। यानी जब आप उस धरती पर रहते हो और उसके पहले आप 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले की जब आप बात निकालते हो तो आपको एक एहसास होता है कि मैं उस एरिया में रहती हूँ जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस एरिया था और उसके वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, वहाँ की इकोनॉमी बिल्ट होती है, वहाँ का टूरिज्म बिल्ट होता है। तो हिस्ट्री भी आपको यूपीएससी में बहुत सारी अवेयरनेस देती है। जो यूपीएससी का सिलेबस रहता है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाता है, आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के प्रति अवेयर रखता है। वो आप किसी भी फील्ड में एक एजुकेटेड पर्सन कहलाते हो, आप किसी भी तरीके से हेजिटेट नहीं होते हो अपने राइट्स के लिए, क्योंकि आपको ये आर्टिकल 32 में आपकी फंडामेंटल राइट्स के तहत बताया जाता है। तो यूपीएससी की जर्नी बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा डायमेंशनल होती है। इसमें आपको अगर यूपीएससी में आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो ऐसी बहुत सारी क्राइटेरियाज रहते हैं जहाँ पे आप सक्सेस को पा सकते हो। ऑल यू नीड इज़ कि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्रैक करने की नज़र से नहीं, बल्कि जो एग्जैक्ट यूपीएससी आपको जो नॉलेज प्रोवाइड कराता है उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए इसकी तैयारी कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे जॉब क्रिएशन रहते हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, बस सिर्फ हमको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।